देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एक को जमानत, दूसरे को जेल और जुल्म ही जुल्म। ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। दुआ में बहुत ताकत होती है। हमारा अकीदा और ईमान है कि दुआएं बुरी तकदीर को बदल कर अच्छी और मुश्किलात को आसान बना देती है। लेकिन क्या सिर्फ आंखें बंद करके दुआ कर लेना काफ़ी होता है? क्योंकि कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। कुछ मुसीबतों और आजमाइशों का मुकाबला सिर्फ दुआओं से नहीं बल्कि उसके लिए अच्छी दवा भी लाजमी हो जाती है। और इजराइल भी धरती पर ऐसा ही जख्म है जो वक्त पर मुनासिब दवा और इलाज ना होने पर नासूर बन चुका है। और इस नासूर के इलाज के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं बल्कि ठीक ठाक इलाज की ज़रूरत है। फ़लस्तीन पर इजरायली जहरियत को दूसरा हफ्ता हो चुका। इजराइल की बेरहमाना बमबारी और वहशियाना ताकत के इस्तेमाल से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इजराइल गजा के हॉस्पिटल्स पर बमबारी से जंगी जराइम का इर्तिकाब कर चुका। हर गुजरते लम्हे मजबूर फलस्तीनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। लाशें रखने के लिए मुर्दाखाने कम पड़ गए हैं। गजा में बुलंदोबाला इमारतें अब घर नहीं सिर्फ मलबा ही मलबा है। गजा में जो फलस्तीनी जिंदा हैं उनके लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बदमस्त और वैशी इजराइल मुसलसल बारूद और लोहा दागे जा रहा है। और सब आलमी बदमाश इजराइल की हिमायती बनकर सामने आ गए हैं और ये उम्मत मुसलमान सिर्फ दुआएं ही कर रही है। लेकिन हकीकत यही है कि कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। इंसानी हुकूक के नाम निहार ठेकेदारों को गाजा में महसूर इंसानों की चीखें नहीं, इजराइलियों पर हमास के हमले ही मसला लग रहे हैं। अमेरिका तो खुलकर सामने आ चुका है। सदर जो बाइडेन भी इज़हार यकजहती के लिए इजराइल का दौरा कर चुके हैं। बरतानवी वजीर आजम भी इजराइल को थपकी देने पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा जैसी बेकार दुनिया की नुमाइंदा तंजीम का किरदार तो पहले ही कुछ नहीं था और अब तो वो फलस्तीन में जंग बंदी पर एक करारदाद तक मंजूर कराने के लिए भी नाकाम है। और इससे भी बुरा हाल अरब लीग और OIC का है। मूज और इजराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ है और मुस्लिम उम्मा की ये नुमाइंदा तंजीमें भी सिर्फ दुआएं ही कर रही हैं। लेकिन हकीकत यही है कि कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। इजराइल गजा के 20 लाख मुसलमानों को मिलियामेट करने के दर पे है। उसके लिए जीते जागते लोग कुछ नहीं, सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही सब कुछ है। वो फजा के बाद जमीनी हमले शुरू कर चुका है। फलस्तीनियों के घर छोड़कर निकल जाने की उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। तो जनाब ऐसे में सिर्फ दुआओं से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया का तो हमेशा से यही दस्तूर और चलन है कि कितने बेदर्द हैं सर को सबा कहते हैं, कैसे जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, जबर को मेरे गुनाहों की सज़ा कहते हैं और मेरी मजबूरी को तस्लीम और रज़ा कहते हैं। लेकिन फ़लस्तीन हमारा है और हमने दुनिया को बताना है कि गारत गिरी कोई अहले सितम भी देखे, गुलशन में बचा कोई फूल, कोई गुंचा ना कली है। जब फ़लस्तीन में सूरत हाल ये है तो बड़ी बड़ी और मजबूत अफवाज रखने वाली ये उम्मत मुस्लिमा को भी सिर्फ दुआओं से निकलकर कुछ अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। वैसे हैरत है भाई कि मासूम ज़ख्मी बच्चों की वीडियोस और उनकी चीखें सुनकर भी कुछ संग दिल ताकतें इजराइल के साथ खड़ी हैं और इन मासूम फूलों के मुरझाने पर मुसलमान हुक्मरानों का खून भी नहीं खौलता। तो फिर आप अच्छी तरह से सोच लें कि अगर इन बच्चों ने अल्लाह से इन जालिमों के जुल्म और हमारी खामोशी की शिकायत कर दी तो फिर क्या होगा? कहीं ऐसी सूरत में शायद हम दुआएं करने के भी काबिल ना रहें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में कुछ मजीद इशूज़ को भी हम शामिल करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं बताऊं कि हमें ज्वाइन किया है PMLN से राना एहसान अफजल साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से खुरम हमीद रोखड़ी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना एहसान अफजल साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, ये PTI की मुसलसल विकटें जो हैं वो गिर रही हैं। आज आपने देखा एक और इंटरव्यू आ गया है। खैर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेट तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12वें खिलाड़ी ज़रूर थे। तो आप ये समझते हैं कि ये अच्छी रस्म चल निकली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो किसी को फोर्सफुली ये कराया जा रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपनी विल से कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि 9 मई का जो वाकया है वो भी पाकिस्तान की तारीख में एक यूनिक वाकया है कि किस तरीके से
नफरत के बीज बोए गए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि अपने ही एक सियासी जत्थे ने, एक जमात के जो है फौजी तंसीबात को हमला किया और उनको जलाओ घेराव किया जी। तो डेफिनेटली अगर ये अपनी विल से हो रहा है, जो कि बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, सर शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि वो चिल्ले पे चले गए थे और चिल्ला कहते हैं कि बहुत सख्त था। अब मैं शेख रशीद अहमद साहब के बयान पे आऊँ इससे पहले जरा आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपका तो किसी चिल्ले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, या आपको तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपने हमारे साथ चिल्ले पे चलना है? पारे साहब, आप फंसाने की बड़ी माहिर है और जो आपका सवाल है इसका जवाब यह है कि नहीं, चिल्ले पर तो मेरे जाने का शौक कोई खास नहीं है, क्योंकि चिल्ले के बगैर भी इबादत के और तरीके बहुत हैं और शेख साहब को चिल्ले पे जाना पड़ा, शायद उनकी मजबूरी थी। और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, मैं समझता हूँ कि उस बयान पे तबसरा करने की बजाय उसको अगर आप सिर्फ सुन ही लें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक, जवाब आपको अपने सवालात का खुद ही मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि आप बात मुकम्मल करें प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में इन हालात में तो चिल्ला जो है वो उसकी दावत कई लोगों को है और आज भी हमारे कामरान बंगश साहब हैं, हमारे पेशावर के सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे 2 और लोगों के घरों पे छापे मारे गए, जी गिरफ्तार हुए, छापे मारे गए। आज आपको पता है सनम जावेद जो खातून हैं उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन उनको तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये चिल्ले की मुख्तलिफ किस्में हैं, इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें कोई दूसरी बात करने की गुंजाइश ही नहीं है, सबको पता है। देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि चिल्ले पे चलने की दावत जो है वो बहुत से लोगों को है। मैं फिर पूछ रही हूँ, आपको कोई ऐसी दावत है क्या? मुझे बिल्कुल कहा गया था कि चिल्ले पे आए, लेकिन मैं मैंने माजरत की और मैंने फिर थोड़ा बहुत जो है वो बस अल्लाह ने बचाया हुआ है अभी तक और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह बचाएगा। बहरहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, मुझे चिल्ले की जरूरत नहीं है और ना मैं मेरे ख्याल में अपने नजरियात को या अपनी एफिलिएशंस को जो है इस तरह की चीजों पे छोड़ता हूँ। सर, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आगे भी। अब ये शेख रशीद अहमद साहब ने कहा ना कि एक और सवाल के सख्त चिल्ला काट कर वो आए हैं, लेकिन देखिए उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई इतनी सख्त बातें नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं इमरान खान को समझाता रहा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना, इनसे हमारा लड़ना बनता नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने की कोशिश करना भी बड़ी गलती थी। तो सैफ साहब, आप समझते हैं कि वो ये बातें ठीक कर रहे हैं शेख रशीद अहमद? देखिए पारस, इसके बारे में मैं एक बात करूंगा, चूंकि ये माजी की बातें हैं, कुछ अर्सा पहले गुजरा हुआ माजी करीब है जिसमें ये वाकयात हुए और चूंकि शेख साहब ने जो बात की वो उनका अपना एक ओपिनियन है, यकीनन उन्होंने बात की, मैं भी समझता हूं, मेरा अपना जाती ख्याल ये है और मैं आज भी बरमला आपके प्रोग्राम में कहता हूं और मैंने जहां मुझे पार्टी में मौका मिला बात करने का, मैंने वहां कही भी है कि हमें इदारों के साथ कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के इदारे हैं, अगर इनमें हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात या प्रॉब्लम है तो हमें उसका मतलब एक मस्बत अंदाज में उनसे बात करनी चाहिए ताकि हम मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। लेकिन बारसूरत पारस होता यह है कि पॉलिटिक्स में, सियासी पार्टियों में कोई एक राय नहीं होती, जाहिर है कोई डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, इसमें मुख्तलिफ आरा होती हैं और फिर इस तरह के वाकयात में बाज़ों का चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं जिसमें कारकुनान जज्बात में आ जाते हैं, कुछ लोग उनको भड़का देते हैं, तो मुख्तलिफ बदमज़गियां होती हैं। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ कहना एक बात चाह रहा हूं कि इस मसले से बचाव का या इसका एक मुस्तकिल हल जो पार्टी ने भी तजवीज किया है, जो खान साहब ने भी बार बार बात की है, जो मैं भी कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी कहना चाहता हूं कि इस मसले को फुल स्टॉप लगवाने के लिए एक ही रास्ता है, वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के तहत अंदर के नीचे एक जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले की कराएं। ठीक है सर। जो बंदा गिल्टी साबित हो, जिसके खिलाफ सबूत हो, उसको सजा दी जाए कानून के मुताबिक, और जो नहीं है तो उसको सर आप कमीशन बनाने की बात भी कर रहे हैं और ये भी आप लोगों की तरफ से बातें आ रही हैं कि आप चेयरमैन हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुशावरत के लिए भी वो तैयार हो गए हैं, मुशावरत नहीं मुज़ाकरात करने के लिए उन्होंने हामी बदली है। मैं आगे चल के जरा प्रोग्राम में इसको हम शामिल करेंगे, बात इस पर करेंगे। खुर्रम रोकड़ी साहब, आप तो चिल्ला काटे बगैर ही सर शुरू में ही मुशर्रफ बा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो गए थे सर, तो क्या ख्याल है वैसे आपका कि ये शेख रशीद अहमद का चिल्ला इतना सख्त साबित क्यों हुआ? नहीं, चिल्ला हमने ना काटना था ना काटा, बल्कि हमने उस वक्त इस तमाम जो क्राइसिस है इसको भांपते हुए पूरी कोशिश की कि पार्टी भी बचे, और हम उस वक्त पार्टी के साथ चलते हुए हमने पूरी एक
नेक नियति के साथ एक मामले को सुलझाने की भी कोशिश की। और जब मामला सुलझने के करीब आ गया तो बहुत सारे जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने इंश्योर किया कि मामला ना सुलझे और हमें पार्टी से एक निकाल के बाहर फेंक दिया गया और हमें यह बताया गया कि तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा सुलझाने वाले या मामलात को बेहतर करने की कोशिश ना करो। और उसके बाद जो कुछ हुआ, लॉन्ग मार्च के बाद जो कुछ हुआ, ये इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, ये हमारा मुल्क है। और जो लोग जब जिस क्राइसिस में से गुजरते हैं ना पारस, और जो बड़े लोग होते हैं या जो नजर आने वाले लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो किसी न किसी सूरत कहीं ना कहीं जाके अपनी मामलात को फिर वापस आ गया कर गया। और बर्बाद कौन होता है? बर्बाद होता है वो नौजवान, वो बच्चा जो इस्तेमाल हो जाता है, वो खानदान जिसके बच्चे का फ्यूचर हमने देखना था, हमने उनको आगे उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल को लेके जाना था, हमने एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल मूवमेंट चलानी थी, हमने उनको ऐसे रास्ते पे डाला कि नफरतें आ गई और मुल्क का नुकसान हो गया। इसलिए आज अगर कोई भी रियलाइज करते जी, अभी आपने सुना बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे थे जी लोगों को भी चिल्ला काटने का इनविटेशन है, तो सर आपके पास क्या इत्तलात हैं या आपको क्या लगता है कि मजीद लोग भी चिल्ला काटने जा सकते हैं और ये चिल्ला काटने का जो सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा, ये थमेगा कब? पारस बहन, मुझे आप ये बताएं रियासत अहम है, रियासत के खिलाफ कौन सा मुल्क है दुनिया के अंदर कमजोर से कमजोर जो रियासत है, उसके साथ भी जब आप टकराने के लिए कोई भी मुहिम उठती है तो रियासत उस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करती, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। इसलिए चाहे सैफुल्लाह मेरे भाई हैं, चाहे कोई भी हैं, इन्होंने अच्छी बात की कि इदारों के साथ नहीं टकराना चाहिए थे। इदारे किसके हैं? पाकिस्तान के हैं। आपके नेबर्स कौन है? आप अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करके किस जगह पर जाएंगे? क्यों करें आप कमजोर अपने मुल्क? ठीक है सर, इदारों से टकराव क्यों करें? बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन क्या मुल्क किस लिए बनाया गया? यहाँ पे एक बात देखें, अब ये पे दर पे इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुआ करती थी, अब प्राइम टाइम टॉक शोज के अंदर ये इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी करते हैं, जैसे फारूक हबीब ने की और आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सर, आपके ख्याल में ये जो बयानिया है इस वक्त में, आप समझते हैं कि अवाम इसको तस्लीम कर रही है या इसका जो नुकसान है वो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है इसका, या फिर किसी और को हो रहा है आपके ख्याल में? नहीं, नुकसान तो पाकिस्तान का जो होना था 9 मई वाले दिन और 9 मई के बाद जो पाकिस्तान के लिए जो कुछ थ्रेट बनना था वो तो बन गया। हमने अपनी कौम को, अपने बच्चों को इस मुल्क का जो एसेट थे, इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है, उनमें से कुछ बच्चों को इस्तेमाल अपने मुल्क के खिलाफ कर लिया। जो नुकसान करना चाहते थे और कराना चाहते थे उन्होंने अपना गेम पूरा खेल लिया। आज तो हम हील कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मामला दुरुस्त हो रहे हैं। बहुत जो थोड़े से लोग हैं जो हैं, हमारी ये भी कोशिश है कि कोई भी ऐसा आदमी जो उस इवेंट में इन्वॉल्व नहीं था, हम अपने इलाकों के अंदर हम इसी कोशिश में है कि उनको हर सूरत से बचाया जाए। और लोग रास्ते पे हैं। क्या अपने घर के अंदर कोई अगर बच्चा गलती करता है और या किसी कबीले में या कहीं पे उसकी नौयत के मुताबिक उसको सजा मिलती है, जो नेशनल क्राइम है, जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक डील होगा। लेकिन क्या ये बयानिया गलत है? क्या लोग डिस्टर्ब हैं इससे? लोगों का मसला इकोनॉमी है, लोगों का मसला बेटर फ्यूचर ऑफ लाइफ है, लोगों का मसला यह है कि हमारे बच्चे कल। आप ठीक कह रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़ा इस मुल्क का जो मसला है वो इकोनॉमी ही है। लेकिन एक चीज जिस पे इस वक्त सबसे ज्यादा बात हो रही है, मैं चाह रही हूँ सर उस पर भी थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए। राना एहसान अफजल साहब की बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल वतन वापस आ रहे हैं और सर उनको 2 हिफाजती जमानतें भी मिल चुकी हैं। अब आपका क्या ख्याल है कि वो जो आपको कंप्लेन थी अदालतों से कि वो जमानतें दे देती हैं, तो अभी भी आपको शिकवा है, गिला है कि अदालतें जमानतें क्यों दे देती हैं? देखिए, ये जो जमानतें उनको मिली हैं, ये ऐसा तासर दिया जा रहा है कि शायद उनकी सजाएं जो हैं वो माफ हो गई और पता नहीं कितना बड़ा रिलीफ मिल गया। देखिए, मियां साहब इन्हीं अदालतों से इजाजत लेके लंदन गए थे और ये जो 3 दिन का रिलीफ उनको मिला है कि उनको हथकड़ी ना पहनाई जाए और उनको अरेस्ट ना किया जाए, ये इसलिए है कि उन्होंने खुद इस चीज की गारंटी जो है। मेरा सवाल ये है कि कुछ हफ्ते पहले तक आप लोग ये शिकवा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जमानत की लाइन लगा दी जाती है, तो मियां साहब का तो कहा जा रहा है केस मुख्तलिफ है, वो सजा याफ्ता थे और वो एब्सकॉन्डर भी थे ना, और वो जो बिंदियाल कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन लीडर्स को जमानतें दिया करती थी उस वक्त वो सजा याफ्ता नहीं थे। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि वो पिछले 4 सालों से यूके में बैठे, लेकिन एक अदालत से इजाजत लेके गए थे। अब उसी अदालत में
वो सरेंडर करना चाहते हैं अपने आप को। हाँ। और उन्होंने सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत मांगी है कि पाकिस्तान नहीं 4 साल बिल्कुल कुछ अरसे की थी, लेकिन नहीं मेरा सिर्फ अगर हो लेने दें कि उन्होंने जो रिलीफ उनको मिला है ये रिलीफ नहीं है। उन्होंने गारंटी दी है कि वो अपने आप को उन्हीं अदालतों में सरेंडर करते हैं। ठीक, उनको 3 दिन की मोहलत दे दी जाए पाकिस्तान आने के बाद कि वो अपने आप को खुद सरेंडर, उनको अरेस्ट ना किया जाए, तो इस चीज की इजाजत है। ना कोई उनकी सजा खत्म हुई है, ना उनके जो कॉन्विक्ट किया था उस चीज को खत्म कर दिया है, तो वो अपने केसेस आके लड़ेंगे। अच्छा। तो 2-3 दिन की अगर उनको जो है वो गुंजाइश दे दी सर, गई है, वापसी के लिए मियां साहब के मैदान साफ है। आगे की हिकमत अमली क्या है? क्या आप समझते हैं कि बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएंगे मियां नवाज शरीफ और 24 अक्टूबर के बाद भी उनको जेल जाना नहीं पड़ेगा और जो आपकी उनकी सियासी सरगर्मियां हैं वो उसके लिए भी आजाद रहेंगे? देखिए, ये तो अदालतों ने फैसला कर, ठीक, और हमने अपना केस जो है वो अदालतों के सामने रखना है, उन्हीं से लड़ना है, उन्हीं से हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। इस चीज के बावजूद कि ये चीजें अब ओपन बुक बन चुकी हैं कि मियां साहब को टारगेट किया गया, कि उस वक्त की साकिब निसार की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो पीटीआई की टिकटें बांटती हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि उनसे वजारत उज़्मा छीनी गई, पनामा से इकामा बना के उनसे सदारत छीनी गई, आरटीएस को बिठाया गया, एक जमात हाफिज किया गया। तो ये चीजें बड़ी क्लियर हैं। तो अब उस वक्त के जो जस्टिस अरशद मलिक थे वो अपनी जब हयात थे तो इतराफ कर चुके थे कि उन पे प्रेशर था, करप्शन नहीं थी। तो अब ये सारे मामला लेकिन सर फिर भी देखें, आपके मुखालफीन कह रहे हैं कि ये गैर मामूली रिलीफ है। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये उनसे भी पूछते हैं, फिर इस पे भी जवाब दीजिएगा। लेकिन ये बता दीजिए कि कल फिर मियां साहब का इस्तकबाल जो है वो आप कैसा होता हुआ देख रहे हैं? कितनी तादाद में लोग मीनार पाकिस्तान पे मौजूद होंगे जो हम देख सकेंगे? देखें, एक हिस्ट्री बनने जा रही है कल। अच्छा। तारीख रकम होगी इंशाल्लाह ताला। जो पार्टी में वलवला है, जो वर्कर में वलवला है, वो ट्रांसलेट होगा एक हिस्टोरिक वेलकम में। उसके अलावा इस दफा मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरीके से पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया, मुतहरिक किया और हर एक को जिम्मेदारियां मिली, तो मैं समझता हूं कि अब तो मामला उससे कहीं आगे निकल चुका है। वर्कर हमारा कि हम एक अच्छा इस्तकबाल देख सकेंगे। लेकिन ये आपकी जमात के कुछ लुमनत के टिकट्स देने का भी वादा कर लिया है सर, और इस काम को बाकायदा सवाब करार दिया है। तो वो मोटरसाइकिल्स बांटना, वो लोगों की लोकेशंस लेना और मुस्लिम लीग नून के टिकट ना देने का फॉर्मूला काम नहीं किया, तो क्या अब ये जन्नत के टिकट बांटने तक बात पहुंच गई है? नहीं, देखें, ये जमात लाखों की है। अच्छा। और लाखों की जमात में अगर चंद अफराद एक दो कोई ऐसी अजीब सी बात कर लेते हैं तो वो लाखों की आवाज नहीं। वो चंद इंडिविजुअल्स का अमल है। ये इसको बिल्कुल हम इंडोर्स नहीं करते, पार्टी पॉलिसी नहीं है। और लाखों की जमात में ये इस तरह की बातें अगर निकल भी आए, चलें, अच्छा हुआ क्लियर आपने कर दिया कि ये अजीब और गरीब सी बातें की गई हैं, वरना समझा तो ये जा रहा था या पूछना मैं ये जा रही थी कि फिर ये जन्नत का जो टिकट लेना और सवाब के लिए क्या मीनार पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, या अगर यहाँ बैठे नियत भी कर ली जाए तो काम हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला लोग इसी खुशी से आ रहे हैं कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, उम्मीद की किरण बन के आ रहे हैं और एक हिस्टोरिक वेलकम होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, बैरिस्टर सैफ साहब, से आपकी साबित हो रही है। सर, आपको याद है लास्ट प्रोग्राम में आप ये कह रहे थे कि आपको लगता है कि आखिरी वक्त में मियां साहब जो हैं वो अपना टिकट कैंसिल कर देंगे, या अभी भी आपको यकीन है कि कल तक किसी भी वक्त किसी भी लम्हे टिकट कैंसिल हो सकता है? नहीं पारस, देखिए, मैंने जो बात की थी मैं उस बात पे बिल्कुल आज भी आपके सामने कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में मामलात कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक, रिवायात के मुताबिक चले, जो कानूनी रिवायात की मैं बात कर रहा हूं, तो शायद मियां साहब कभी भी ना आते। लेकिन चूंकि अब हर चीज उनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे अदालतें भी उनके इस्तकबाल के लिए बेताब हैं और लोग भी बेताब हैं, तो कहने का मकसद ये है कि अब इन हालात में तो फिर गैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई ना। अब ये जो परसों हुआ है अदालत में इस्लामाबाद में, पारिस, अल्लाह ना करे आप पर कोई ऐसा वक्त आए, मुझ पर कोई वैसा वक्त आए, ये राना साहब पर वक्त आए, वल्लाह अगर आपको ऐसी अदालत, तो आपको तो अंदर जाने की भी इजाजत नहीं मिलेगी अदालत में, और इतनी तेजी से आपका केस सुने। आप देखें, ऑनलाइन तो बहुत कुछ आजकल हो रहा है। कमाल की बात यह कि बायोमेट्रिक्स भी अब ऑनलाइन होने लगे हैं। मियां साहब दुबई में बैठे हुए और अताउल्लाह तारण उनका बायोमेट्रिक इस्लामाबाद में करा रहा है। तो इस तरह की जो मजाक अब कानून और आईन के साथ करने लग जाते हैं,
तो उसके बाद तो कुछ लेकिन भी हो आप सकता लोग है। क्यों समझते हैं कि ये गैर मामूली है? नून लीग तो कह रही है कि मियां साहब खुद को अदालतों के सामने सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद नहीं है क्या? वो कहते हैं उनका कानूनी हक है भाई। बिल्कुल है। मुझे कोई एक मिसाल ऐसी ये बता दें पूरी पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में जिसमें किसी कन्विक्टेड मुजरिम को ये रिलीफ मिला हो। मुल्जिमान को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। बैरिस्टर साहब साहब, हमारे यहाँ कई सर एग्जांपल्स ऐसी हैं जो पहले हो रही है ना। फिर नून लीग ये कहती है कि जिन मियां नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल किया गया, मॉनिटरिंग जज तैनात किया गया, फिर काबिल वसूल जो सैलरी थी उनकी, उसको सामने ये डिक्लेयर ना करने के ऊपर ताहयात ना अहली उनको उनकी हो गई है। तो सर ये भी तो पहली दफा एग्जाम्पल्स आई ना सामने हमारे। जी बिल्कुल। लेकिन देखे ना, ये तो अब जो केसेस हैं, जो उन पर इल्जामात हैं, उनके लिए अदालत का फोरम मौजूद है ना। मियां साहब को आना चाहिए था और आकर अदालत को ये चाहिए था कि कहते हैं कि ठीक है जी, आप हथकड़ी पहने, आप गिरफ्तारी दें, गिरफ्तारी के बाद आप हमारे पास आए, हम अगले दिन ही आपको जमानत दे देंगे, लेकिन आप गिरफ्तारी के बाद आए, जो कानून का तकाजा है। बहरहाल वो नहीं आए, चलें जो भी हो गया उस पे अब वो चौधरी शुजात साहब वाली बात के मट्टी पाओ। मैं एक और बात पे भी आना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अभी राणा साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनकी बात की वो करता हूँ, हिमायत करता हूँ। उन्होंने कहा कि लाखों की पार्टी है, अगर किसी ने कह दिया कि जन्नत का टिकट मिल रहा है यहाँ पे तो क्या फर्क पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। यही बात तो हम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी लाखों की पार्टी है। अगर किसी ने 9 मई को कोई ऐसा कानून हाथ में ले भी लिया तो पार्टी कह रही है यार हम उस पर माफी भी मांग रहे हैं, हम उस पर अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं, और उसकी आप जुडिशरी इंक्वायरी करवा के असल मुजरिमों को सजा दे दें, और अदालत उसी तरह ही लगे जिस तरह मियां साहब के लिए लगी। लेकिन मसला ये है ना कि एक बैलेंस तरीके से काम नहीं होता। कोई अच्छी गुड बुक्स में होता है तो वो लाडला बन जाते हैं, जो नहीं होता वो जेल। चले अब आप मुझे पता है जिसको लाडला करा रहे हैं उनका इस्तकबाल कैसा देख रहे होता हुआ आप। और क्या बैरिस्टर साहब आपको भी जन्नत की तलाश तो नहीं है, या सवाब चाहिए हो, वो दरकार हो? ये अभी जो थोड़ी देर पहले राणा साहब बात कर रहे थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे सिफारिश करवाऊंगा कि राणा साहब से कहें मुझे भी जरा कोई टिकट दिलवा दें जन्नत का, ताकि मेरे भी दिन अच्छे हो जाएं, कम से कम आखिरत तो अच्छी हो जाएगी। अब मसला ये है कि मेरे ख्याल में देखें, इस्तेकबाल तो इनका इसलिए अच्छा होगा, लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकारी वसाइल बेदरेग इस्तेमाल हो रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा, ये वो वीडियो व्लॉगर्स कह रहे हैं जो इस वक्त वहां पे मीनार पाकिस्तान में मौजूद है। आप सोशल मीडिया देख लें तो जितनी इनके लिए बंदोबस्त हो रहा है, गाड़ियां, सब कुछ, सरकारी वसाइल, तो मोटरसाइकिलें होंडा सीडी से क्या नाम है 1 से 125 बात जब जन्नत के टिकटों पे आती खत्म हो गई फिर तो सर। खुरम रोकड़ी साहब, सर मुस्लिम लीग नून के पास आप देखें कि सियासी तौर पे जो आखिरी कार्ड था वो मियां साहब की वापसी थी, और वो कल इसको शो कर रहे हैं। मैं इस पे भी बात आपसे करती हूँ, लेकिन आपकी जो तर्जुमान है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो ये कहती हैं कि कल यानी कि 21 अक्टूबर को इस्तेकाम पार्टी भी कोई सरप्राइज देगी। तो वो क्या हो सकता है, आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे उसका इल्म नहीं है कि वो क्या सरप्राइज है। ऐसी चीज का इल्म होता तो मैं जरूर आपके साथ शेयर सर आपको नहीं बताया? तर्जुमान है वो आपकी पार्टी की, कहीं कोई बड़ी शख्सियत तो शामिल नहीं होने जा रही? नहीं, तर्जमान तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे इल्म होता तो मैं डेफिनेटली आपके साथ उस चीज को शेयर करता है, और बगैर इल्म के या जिसके बारे में मुझे इल्म ना हो तो मैं उस पर नहीं बोलता पारिस। ठीक सर, मैं ब्रेक ले लूँ फिर से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। खुरम रोकड़ी साहब, वैसे शायद आपके लिए ये तो इतनी हैरानगी की बात नहीं होगी सर, लेकिन अवाम की हैरानगी कम या ख़त्म करने के लिए ज़रा क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सारा माजरा क्या है? कि अदालतें वही हैं, कवानीन वही हैं, लेकिन 2022 से पहले इन्हीं अदालतों के बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के फैसले, यानी कि किसी एक जमात को के लिए नाअहली, सजाएं, जेल, और दूसरी जमात के लिए सब बहुत अच्छा था। अब दूसरी जमात के लिए सजाएं, नाअहली और जेल, और पहली जमात के लिए सब बहुत अच्छा है। ये क्या जादू है सर? नहीं, हमारा ये है कि हमारी एक तो मेमोरी बड़ी छोटी है, आपने अच्छा है उस तरफ निशानदेही कर दी। थोड़े दिन पहले तक आप देखें जमानतें भी मिल रही थी, हर तरह से रिलीफ मिल रहा था, हर तरह से अकोमोडेशन हो रही थी, हर चीज चल रही थी, तो दूसरे लोगों को एतराज़ात होते हैं। हमने ये देखना है कि कानून क्या दुरुस्त सिमत में जा रहा है और फैसला क्या अदल पर हो रहा है, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि काजी फैज ईसा साहब के होते हुए पाकिस्तान एक मजबूत अदलिया की तरफ जाएगा जी। अच्छा, क्योंकि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ उस इलाके के अंदर ये केसेस, ये कब जमानत, कबल अज़ गिरफ्तारी,
केस लगने से पहले जमानत, ये हमारी तरह कबायली सिस्टम के अंदर ये आम चीज है। तो जमानतें सारों को मिल जाया करती हैं। जमानत को ऐसी अनोखी चीज नहीं है कि हम उससे कहें कि जमानत मिलना जी बहुत बड़ी चीज है। जमानत मिल जाती है, कोई भी जाएगा, बगैर भी मिल जाती है, चाहे सजा मुजरिम। जी मैं वही बता रहा हूँ कि एब्सकॉन्डर या कोई भी जो डिजर्टर है, आपके पाकिस्तान पीनल कोड 175 के तहत उसकी 1 महीने की सजा है, और या वो जुर्माना अदा करेगा और उसको जमानत मिल जाएगी। मैक्सिमम सजा इतनी है। हमें अपने कानून पे ठीक करना चाहिए, या वो जुर्माना, मैं वही कह रहा हूँ ना जी, अदालत वो पेश होगा। और सबसे पहले आपके प्रोग्राम में भी और बाकियों में भी मैंने ये पॉइंट उठाया था कि ये पब्लिक की इंटेलेक्ट की जो है ना, उनके साथ ज्यादती है कि आप अदालत को फेस किए बगैर, कोई भी शख्स कानून को फेस किए बगैर जाकर अपना पावर शो करे और जलसे करे। दूसरा पॉइंट, हम इन जलसों से, इस शो ऑफ पावर से, इस चीज से कब बाहर आएंगे? हम लोगों को यानी इस पॉलिटिक्स से कब निकालेंगे कि जलसे, जुलूस, शो ऑफ पावर, और हम कब रियलिज्म या प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की तरफ, जहां पर हम लोगों को उनके असल मसाइल और पाकिस्तान के वसाइल को बचाते हुए पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ चलें? हम कब अपने इस रवायत को इस तरह अच्छा करेंगे कि हमें इन चीजों की जरूरत ना पड़े? अब होता क्या है, जिसने कल इलेक्शन लड़ना है उसके लिए ये तमाम, मैं भी पार्टी के अंदर रह चुका हूं, मुझे पता है कि जलसों के अंदर हम कैसे और क्यों बंदे लेके जाते थे या क्या वजह क्या होती है। अब जिसने इलेक्शन लड़ना है, अब उस इलेक्शन लड़ने वाले को कोई इलेक्शन लड़ने वाला जमान पार्क के अंदर अपने बंदे बिठाएगा क्योंकि उसने टिकट लेना है। अब जिसने इलेक्शन लड़ना है उसने उस जलसे के अंदर पहुंचना है। अब ये जलसे के अंदर जाने वाली जो लोग होते हैं, पार्टी कारकुनान होते हैं। इस वक्त पार्टी कारकुनान तो हर पार्टी के मौजूद हैं, वो जाएंगे, जलसे भी अटेंड करेंगे। अब कल नजर आ जाएगा, जलसे भी अच्छे होते हैं। अच्छे जलसे के साथ क्या हो जाएगा? लाखों के मजमे के साथ मीनार पाकिस्तान के ऊपर खड़ा होने के बाद क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। हमने इस तरफ फोकस करना है। और असल चीज है पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो आमद नास है इस मुल्क की, जो पब्लिक है, हमने उसके बारे में सोचते हुए, अच्छी पॉलिसीज बनाते हुए, रिफॉर्म्स लाते हुए, इदारों को मजबूत करते हुए, अपने वसाइल ज़खायर को महफूज करते हुए अपनी कौम के बेहतर फ्यूचर की तरफ जाना है। उनको रोजगार मिले, उनको ना रिश्वत देनी पड़े, ना उनको कहीं पे जलालत हो, वो एक अच्छी साफ सुथरी। सर ये आप इतनी अच्छी और इतनी बातें कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए ताकि पाकिस्तान बेहतर हो सके। सर लेकिन देखिए, उससे पहले जो सिस्टम है उसकी बेहतरी भी तो बहुत जरूरी है ना। मुझे ये बताइए कि जो आपकी पार्टी है IPP, क्या आपकी पार्टी का इस पे क्या मौकफ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वतन वापस आ रहे हैं, क्या वो कोई डील या कोई समझौता करके वापस आ रहे हैं? चूंकि ये बात मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है, और ना सिर्फ उनकी तरफ से, कई ऐसे तज्जियाकार भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ समझे जाते हैं या यूं कहने के नाकदीन में से हैं। वो भी ये कहते हैं कि मियां साहब तमाम जो मामलात हैं वो सेट करके तय करके आ रहे हैं। आपका क्या मौकफ है आपकी पार्टी का? नहीं, वो एक अल्लाह ताला का कुरान की आयत है, कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, हर चीज की मजबूत दलील लाया करो अगर तुम सच्चे हो। हमारे पास, हमने ना इन व्लॉगर्स, इस सोशल मीडिया, एक पार्टी इधर डिवाइडेड है, एक उधर डिवाइडेड है, एक इस पे इल्जाम लगाती है, एक उस पे उभाम पैदा करती है, किधर इश्काल खड़ा करती है, एक उधर शुबहात पैदा करती है, और पूरे लोगों को डिवाइड कर दिया, कोई इधर देखता है, कोई इधर देखता है। हम इसके कायल नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमारा मौकफ भी यही होना चाहिए कि हम जो दलील हो उसको कबूल करें, और जो दलील ना हो। सर बहुत अच्छी बात है, चले हम ये लेते हैं कि मियां साहब किसी डील के तहत नहीं आ रहे हैं, ठीक। लेकिन सर क्या ये फिर हैरानगी की बात नहीं है कि ये जो हवाओं का रुख और जो माहौल तब्दील हुआ है अचानक, ये कैसे हो गया? ये समझा सकते हैं? यही हवाओं का रुख किसी और तरफ था। बिल्कुल। आज जब हवाएं पश्चिम की चली तो पश्चिम वाला रुख, हर किसी को अपने अपने रुख की हवा नजर आती है। हाँ जी, ये कैसे होता है सब सर? खुद नहीं, इसके पीछे तो कुछ होता होगा। कैसे का क्या मतलब? आप हमेशा वैक्यूम जो है, वैक्यूम हवा को खींचता है। जब भी आप वैक्यूम पैदा करेंगे, जब भी आप कोई भी किसी भी जगह पे आप अपने चैनल को आज वैक्यूम देना शुरू करेंगे, 3 चैनल और बीच में आ जाएंगे। हमेशा वैक्यूम हवाएं खींचता है, हमेशा वैक्यूम जगह, स्पेस क्रिएट करता है। अब उस स्पेस को कौन कैसे फुल करता है, कौन किस तरीके के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करते हुए चलता है, अपने आप को कैसे लेके चलता है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। मैं जिस पार्ट, यानी मैं अब किस किस को गिला दूं, कहां से हम कहां थे हम 2018 के बाद, कैसे फिर टूट फूट हुई, क्यों वैक्यूम पैदा हुआ, कैसे लोग, तो ये चीजें सारी एविडेंट है। तो सर
क्या आप समझते हैं कि इत्तलात आपके पास क्या हैं कि क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी बिल्कुल न्यूट्रल है और कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, ना हो रही है, ना चांस है? पारस, एक प्रिंसिपल याद रखिए, जो एस्टैब्लिशमेंट है, पहले तो हमारे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट, हमने वर्दी को एस्टैब्लिशमेंट बना दिया है। ये हमारा एक और बहुत बड़ा एक गलती है जिस पे हम जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज को भी हम नहीं समझ सके। दुनिया पूरी के अंदर अफवाज पाकिस्तान, अफवाज जो होती हैं वो न्यूट्रल ही होती हैं। दुनिया पूरी की एजेंसीज कभी न्यूट्रल नहीं होती। आपका जब दहशतगर्दी का मसला आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई दहशतगर्दी का या इस तरह के जो नेशनल सिक्योरिटीज के इशू होते हैं, क्या वो सूबे के होते हैं, वो नेशनल इश्यूज होते हैं। तो हम हर चीज के अंदर अपनी फौज को घसीट कर लाकर मोरद इल्जाम ठहराने का जो हमारा फैशन है, इसका खात्मा भी बहुत सर यहाँ पे जो हुकूमतें बनाने और गिराने की बात है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रही हूँ कि इस वक्त आप समझते हैं, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहा हूँ। मैंने ये देखना है कि मैं जब गवर्नमेंट में था, चाहे 3 साल के लिए था, चाहे 5 साल के लिए था, मैंने ये देखना है कि मैंने उस वक्त गवर्नमेंट के अंदर क्या, और लोगों का काम है कि वो ये देखें कि इसने गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए क्या गुल खिलाए या इस मुल्क की क्या खिदमत। बिल्कुल सही बात। अब हम अपने कियों को जब भुगतते हैं, अपने कियों को, तो हम उसको इल्जामात फेंकना शुरू कर देते हैं दूसरी तरफ, और हम पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को कंफ्यूज करते हैं कि वो ये चेक ही ना करें कि हमारा जो करने का काम था एज ए गवर्नेंस की सिमत में या गवर्नमेंट की सिमत में, हमने किया या नहीं किया। ठीक सर, आप ठीक हमने कंफ्यूज कर दिया। हम वो चक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि देखें ना, नून लीग भी बात करती है कारकर्दगी की, तो 2013 से 2017 की कर रही है, और उसके बाद का जो 1 साल था उसकी कोई बात नहीं हो रही। इवन के शहबाज शरीफ साहब अपने 16 माह की कारकर्दगी का जिक्र करना भी पसंद नहीं फरमा रहे हैं। राना अफजल साहब, सर इसका भी जवाब दें और साथ साथ ये भी बताएं कि ये पीटीआई जो है ना, ये तमाम जो सूरत हाल है, मियाँ साहब आ रहे हैं, जमानतें मिल गई हैं, इसको ये लंदन प्लान कह रहे हैं, डील या समझौते का नाम दे रहे हैं, और इमरान खान ने भी जेल से पैगाम में कहा है कि मुल्क को डीलों के जरिए चलाया जा रहा है। क्या ऐसे ही है? और सिर्फ यही नहीं कह रहे, आपके वो इत्तेहादी है ना बिलावल भुट्टो, वो भी यही कह रहे हैं कि एक शख्स की वापसी के लिए आइन, जमहूरियत और इलेक्शन को रोक के रखा गया। बड़ा इल्जाम है ये। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं पारिस, ये सारी बातें मैं इनको रद्द करता हूं, और मैं आपको दलाइल के साथ बताता हूं कि कैसे मैं रद्द करता हूं। क्या ये जो पंजाब हुकूमत डिसॉल्व की गई, ये हमारे कहने पे की गई? पीटीआई ने खुद की, केपीके की भी खुद की। ना करते, खड़े रहते, क्या जो मई के अंदर जो वक्त आया था पीटीआई का और पीडीएम का, जो इलेक्शन की डेट के ऊपर बहस कर रहा था, उससे कौन बाहर निकला? पीटीआई निकली। तो पीटीआई ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। 9 मई का वाकया क्या हमने ये किया? बात आपकी हमें समझ आ रही है, पार्टी को आपकी बात समझ नहीं आ रही है। नहीं, जो पीपल्स पार्टी की तो बात का मैं जवाब जरूर देता हूं, लेकिन ये जो सारा जो अभी भुगत रही है पीटी, क्या ये जो साइफर का ड्रामा था, रचाया अमेरिकन साजिश, ये हमने की थी? ये तो सारी चीजें अब बड़ी क्लियर हैं कि पीटीआई की जो सियासत थी वो एक अपने आप को कॉर्नर कर रहे थे, और वो फट के 9 मई के अंदर कल्मिनेट हुआ। जहां तक ये पीपल्स पार्टी की बातें हैं, देखें, मैं समझता हूं कि उनकी कोई उम्मीदें थी कि उनको पंजाब में पता नहीं क्या मिल जाएगा, ये जो आईपीपी बन गई ये उनमें जम हो जाएगी, कोई बलोचिस्तान में कुछ मिल जाएगा, वो नहीं हुआ। तो अब वो तकलीफ में है, उनको लग रहा है कि हमारी जमात जो है वो मुतहरक हो गई है, और हम देखें, हम अपनी इलेक्शन कैंपेन, हम अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज जो है वो किसी और ने करके दिया, हमने खुद किया, मरियम नवाज ने किया है। क्या ये जो टारगेट्स दिए, जो तंजीमें बनाई, जो डिवीजन लेवल पे, थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं इसी पे, चूंकि पीटीआई आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है, बैरिस्टर सैफ साहब जरा इसका जवाब दे दें। बैरिस्टर सैफ साहब, ये आप लोग क्यों ये समझ रहे हैं कि मियां साहब किसी डील, किसी समझौते के तहत वापस आ रहे हैं, और ये डील किससे और क्यों हो रही है, अगर हो रही है? देखें पारस, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर जी शऊर आदमी जो सियासत को समझता है या सियासत पे नजर रखता है, वो सब यही समझ रहे हैं, और उनको इस बात का यकीनन इदराक है कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब डील के तहत ही ये सब कुछ कर रहे हैं, और उसकी कुछ वजूहात हैं। डील से मुराद, देखें आप इस वक्त ये निगरान काबीना कोई देख लें, मरकज में देख लें, और पंजाब की हुकूमत को देख लें, क्या हो रहा है वहां पे? वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून की झोली में बैठी हुई है। आप कानून का जो कुछ जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो आप देख लें। सिर्फ ये तो बता दें क्यों।
देखें मेरी बात सुने, इन्हीं के लिए मैदान साफ हो रहा है, इन्हीं को ही जो है वो स्पेस दी जा रही है। आप देख लें कि ये जो पीटीआई के लोग जो कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं या ये जो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये हर उस हल्के के लोग हैं कि जहां से इनके लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। अब उनके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। दूसरी बात, जो अदालतों में हुआ, जो कुछ भी हुआ, अब कल आप देख लेंगे मियां साहब आ जाएंगे, जिस तरह से उनको फिर मैनेज किया जाएगा। पंजाब की पूरी हुकूमत की मशीनरी इनके पीछे खड़ी है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। और जहां तक ये अभी रोकड़ी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, कुरान की आयत का वो इस्तेदलाल देते हुए उन्होंने बात की, लेकिन कुरान के अंदर कुछ और भी गुजारिशात हैं, अहकामात हैं अल्लाह के। अल्लाह कहता है व तफक्करून व ताकिलून व तफहमून, इसलिए आप अपने शऊर को, फहम को, अकल को इस्तेमाल करो। और जब हम अकल और फहम और शऊर को इस्तेमाल करते हैं तो हमें साफ नजर आता है कि एक खास पार्टी के लिए रास्ता खोला जा रहा है। लेकिन मैं ये बात दावे से कहता हूं कि इन तमाम चीजों के बावजूद इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे और वो सारे इलेक्शन में पता लग जाएगा। मुस्लिम लीग नून मायूस करेगी उनको। ठीक है, बैरिस्टर सैफ साहब, खान साहब और खुरम रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।